गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेकेंड ईयर की क्लास में आज हम टॉपिक करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। और उस विजय अभियान में हम पहले उसकी उत्तर भारत की विजयों को देन दक्षिण भारत की विजयों को पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसका इनिशियल इंट्रोडक्शन जो था वो हमने लास्ट क्लास में किया था, और उस बेसिस पर हम ये मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सुल्तान था और उसकी एम्बिशंस इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें पूरा करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता था और प्रयास भी उसने किए। इसमें कोई शक की बात नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य सुल्तान था और अपनी उसी योग्यता के बल पर वह सिकंदर महान की भांति विश्व विजयी बनने का सपना देख रहा था। इसी समय एक उसका साथी मित्र कह लें, दिल्ली का कोतवाल था अलाउल मुल्क। जब अपना ये विश्व विजय का विचार उसने अलाउल मुल्क को बताया तो अलाउल मुल्क ने उसको यह सलाह दी कि वह विश्व विजय का स्वप्न त्याग कर वह एक ऐसे नए धर्म की स्थापना वो स्वप्न देख रहा था और नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। तब कोतवाल अलाउल मुल्क के द्वारा उसे नया धर्म संस्थापित करने की योजना को त्यागने और विश्व विजय अभियान के विचार को भी त्यागने की सलाह दी। अलाउल मुल्क का कहना था कि विश्व विजय के स्थान पर यदि सुल्तान संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सौभाग्य ये था कि जिस तरह से अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को ये बात समझाई, अलाउद्दीन खिलजी ने बिना उस बात का विरोध किए उसके विचार को स्वीकार कर लिया। अर्थात जो विश्व विजय का अभियान था, जो स्वप्न था विश्व विजय प्राप्त करने और एक नए धर्म को स्थापित करने, वो दोनों ही उसने त्याग दिए और कोतवाल अलाउल मुल्क की बात मानकर उसने संपूर्ण भारत को विजय करने की योजना बनाई। अब इसी संदर्भ में आप देखिए, सर्वप्रथम जो उसके द्वारा विजय अभियान किए गए वो थे उत्तर भारत के विजय अभियान। तो आप हेडिंग डालेंगे अलाउद्दीन की उत्तर भारत की विजय। आप वैसे ही कंप्लीट कर चुके हैं। राजस्थान हिस्ट्री में तो अलाउद्दीन खिलजी मेनली आया था और उसका चित्तौड़ आक्रमण था, रणथंभौर, जालोर, नागौर, और उसके साथ साथ अपन ने मालवा और गुजरात अभियान भी उसके किए थे। तो उत्तर भारत के विजय अभियान में सबसे पहले आप लिखेंगे गुजरात की विजय। गुजरात की विजय। अब देखो, गुजरात का जो राज्य है वो काफ़ी समृद्ध राज्य माना जाता था। व्यापार की दृष्टि से भी गुजरात एक समृद्ध राष्ट्र था। अच्छा उत्पादन होता था, अच्छे उद्योग धंधे संचालित थे। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो वह पूर्ण समृद्ध राज्य की श्रेणी में आता था। तो सर्वप्रथम अलाउद्दीन, क्योंकि धन की भी आवश्यकता थी, हम इस चीज़ को बार बार रिपीट भी करते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो नए सुल्तान को जो समस्याएं फेस करनी पड़ी, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम वाज राजकोष का रिक्त होना। और ये शायद मैंने आपको पॉइंट लिखवाया भी था अलाउद्दीन के प्रारंभिक समस्याओं में। तो अलाउद्दीन को धन की आवश्यकता भी थी, क्योंकि ये एक स्वाभाविक सी बात है कि जब आप बड़ा विजय अभियान करना चाहते हैं तो उस बड़े विजय अभियान में आपको एक अच्छी और विशाल सेना भी रखनी होती है। जब आप बड़ी सेना रखेंगे तो उनका पूरा खर्च, साथ ही साथ आप देखो उस खर्च के साथ साथ जो विशाल सेना है उसको वेतन देना, अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था करना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी विशाल और शक्तिशाली सेना के लिए
अलाउद्दीन को धन की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में गुजरात पर उसका अधिकार स्थापित हो जाना न केवल उसके साम्राज्य विस्तार को पूरा करता या साम्राज्य विस्तार का स्वप्न पूरा करता, साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से उसको संपन्न भी बनाता। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात पर विजय अभियान की शुरुआत की गई और मैंने आपको उसके 2 प्रमुख सेना नायक बताए थे और मैंने कहा भी था इनको आप एंड तक याद रखना। वो सेना नायक कौन थे? उलुग खां और नुसरत खां। बहुत योग्य सेना नायक थे उसके। एंड आई थिंक आप लोगों को याद भी आ गया होगा क्योंकि राजस्थान के भी जो विजय अभियान थे उसमें उलुग खां और नुसरत खां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वैसे यदि हम देखें संपूर्ण उत्तर भारत में एंड फाइनली जब दक्षिण भारत का विजय अभियान किया तो उसमें भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जफ़र खां, उलुग खां, नुसरत खां एंड गुजरात अभियान के बाद मलिक काफूर जो था वो भी योग्य सेना नायकों में शुमार हो गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में गुजरात का विजय अभियान किया गया। ठीक है। फिर अब जिस समय अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात पर अटैक किया गया, तुर्क सेना द्वारा जब गुजरात पर अटैक किया गया तो गुजरात का शासक था कर्ण बघेल। याद रखिएगा ना, कर्ण बघेल गुजरात का शासक था और इसकी पत्नी जो थी, पत्नी का नाम था कमला देवी और पुत्री थी देवल देवी। आपको याद हो देवल देवी खिजर खां करके ग्रंथ भी है राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, तो ये वही देवल देवी है। तो जिस समय तुर्क सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया तो राजा कर्ण बघेल जो था अपनी पुत्री देवल देवी के साथ गुजरात से भाग निकला और उसने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राज्य देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ शरण ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कमला देवी थी, राजा कर्ण बघेल की पत्नी, वो इन तुर्कों के हाथ लग गई। उसे बंदी बना लिया गया और खंबात की खाड़ी से तुर्क सेना को एक बहुत ही सुंदर, मजबूत और शक्तिशाली दास मिला जिसका नाम था मलिक काफूर। तो ये दोनों ही जो थे, कमला देवी कर्ण बघेल की पत्नी और मलिक काफूर, इन दोनों को तुर्क सेना ने अलाउद्दीन के आदेश पर दिल्ली भिजवा दिया। कमला देवी के साथ अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया और मलिक काफूर को उसने अपनी सेना में स्थान दिया और बाद में दक्षिण के अभियान इस मलिक काफूर के नेतृत्व में ही संपन्न किए गए थे। पूरी निष्ठा के साथ मलिक काफूर ने अपने सुल्तान की सेवा की और फिर इसके बाद पूरा गुजरात स्टेट जो था, उस गुजरात स्टेट पर अलाउद्दीन का आधिपत्य स्थापित हो गया और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी या तुर्क सेना को बड़ी भारी संख्या में धन संपदा भी प्राप्त हुई। तो ये गुजरात अभियान था। अब इसमें देखो आपको मेन क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सर्वप्रथम पहला अभियान गुजरात अभियान। मैं आपको जैसे क्लास में भी बताती हूँ कि जब कोई भी आप टॉपिक करते तो उसको पॉइंट्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसी पॉइंट्स में गुजरात अभियान हम हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे अलाउद्दीन का गुजरात अभियान। देन दूसरा पॉइंट डालेंगे सेना नायक उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। फिर उसके बाद अगला पॉइंट डालेंगे गुजरात आक्रमण के समय गुजरात का शासक कर्ण बघेल था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी तुर्कों के हाथ पड़ी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे कर्ण बघेल अपनी पुत्री देवल देवी के साथ गुजरात से भाग निकला और देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ उसने शरण ली। राइट।
फिर उसके बाद आप एक पॉइंट और डालेंगे इसमें, खंबात की खाड़ी से मलिक काफूर नामक सुंदर और शक्तिशाली दास तुर्क सेना के हाथ लगा। और लास्ट पॉइंट नहीं सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि कमला देवी और मलिक काफूर को दिल्ली भिजवा दिया गया। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट, इस प्रकार गुजरात राज्य पर तुर्क सेना का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो ये गुजरात आक्रमण जो है ये इन 10-11 पॉइंट्स के आधार पर आप इनको कर सकते हैं। फिर दूसरा लिखेंगे आप, उसका विजय अभियान जो था उत्तर भारत का, वो था रणथंबोर का विजय अभियान। रणथंबोर का विजय अभियान कहाँ है? रणथंबोर का किला सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहला तो आप लिखेंगे रणथंबोर पर अलाउद्दीन खलजी के आक्रमण के प्रमुख कारण। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था? कुछ याद हो तो राजा हमीर देव ने, जो चौहान वंशीय शासक था हमीर देव, उसने रणथंबोर के इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये काफ़ी शक्तिशाली सुप्रसिद्ध दुर्ग है राजस्थान का, जो दिल्ली की सीमा पर लगा हुआ माना जाता है। इसी उद्देश्य से अलाउद्दीन खलजी द्वारा इन राज्यों को जीतने की योजना बनाई गई थी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अलाउद्दीन के रणथंबोर आक्रमण के प्रमुख कारण। इसमें पहला लिखेंगे यह भारत का एक शक्तिशाली दुर्ग था। यह भारत का एक शक्तिशाली दुर्ग था और दिल्ली के नज़दीक होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक था। दूसरा, यह दुर्ग राजस्थान में पहले तुर्कों की सैनिक चौकी रह चुका था। रजिया के समय में पुनः, रजिया मतलब रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के समय पुनः चौहानों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, यहाँ के शासक हमीर देव ने सल्तनत के विद्रोही नव मुसलमान सरदारों को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, ये प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से रणथंबोर पर अलाउद्दीन द्वारा आक्रमण की योजना तैयार की गई। अब ये जो आक्रमण किया था इसमें भी आप वही पॉइंट डालेंगे, कारण आपने लिख लिए, फिर उसके बाद आप पॉइंट डालेंगे। रणथंबोर का विजय अभियान सेना नायक उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया गया। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया गया। अब देखो, प्रारंभिक स्तर पर जो ये आक्रमण हुआ था तो शाही सेना को राजपूत सैनिकों ने खदेड़ दिया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात चली तो वह स्वयं दिल्ली से रणथंबोर के विरुद्ध निकला और मार्ग में तिलपत नामक स्थान पर, तिलपत उसके निकट ही है, सुल्तान का भतीजा था अख्त खां, कई जगह अकत खां भी लिखाता है, अख्त खां ने अलाउद्दीन पर आक्रमण कर उसे समाप्त कर स्वयं सुल्तान बनने का सपना देखा, किंतु उसकी ये योजना विफल रही और बाद में सुल्तान ने उसको समझा बुझा करके शाही शिविर में भेज दिया था। लेकिन फाइनली लास्ट में जब अपने विजय अभियान को पूरा किया तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसका भी परमानेंट इलाज कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी मुस्लिम हिस्ट्री में हम देखेंगे इस तरह के कत्लेआम होना, मारकाट और हत्याएं, ये आम बात थी। खून के रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे, सत्ता का सुख ही सबसे बड़ा होता था। तो जब अख्त खां को समझा बुझा करके शाही शिविर में भेज दिया गया, उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पहुंचा और रणथंबोर के उस विशाल दुर्ग की उसने घेराबंदी की। अब यहाँ आप देखो, कभी शायद हो सकता है आप लोग गए हो राजस्थान की ट्रिप पे या महिला महाविद्यालय का एक बार टूर गया था,
सवाई माधोपुर और ये रणथंभौर का किला दिखाया गया था। तो फैमिली के साथ भी हो सकता है आप लोग कभी गए हो, तो आपने देखा होगा बड़ी गहरी खाई नीचे खोदी हुई है, घने जंगल हैं। और ये तो हम बात कर रहे हैं आज की। और ये जो आक्रमण किए गए, ये आक्रमण है 1296 के बाद के। तो लगभग 1000 साल पहले की यदि हम स्थिति देखें तो ये किला जो था वो और भी घने जंगलों से आबाद था। तो ऐसी स्थिति में पूरे 1 साल तक अलाउद्दीन ने इस किले का घेरा डाल करके रखा। और धीरे धीरे क्या होता था, जो बाहरी सेना घेराबंदी करके रखती थी उनकी रसद सामग्री समाप्त होने लगती थी, और उस रसद सामग्री की व्यवस्था करना किसी दूसरे स्थान पर, और वो भी इतनी विशाल सेना के लिए संभव नहीं हो पाता था। तो जब 1 साल हो गया पूरा घेराबंदी को, तो जो सैनिक थे उनका मनोबल टूटने लगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी हर स्थिति में विजय को प्राप्त करना चाहता था। उसके लिए वो कोई भी छल बल प्रयोग करने के लिए तैयार रहता था। तो अब काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी 1 साल की घेराबंदी के बाद। तो अलाउद्दीन को कुछ अन्य समस्याएं भी इस समय क्रिएट हो रही थी, जैसे अभी अख्त खां का विद्रोह या अख्त खां द्वारा आक्रमण जो किया गया था वो भी एक समस्या थी, क्योंकि वो डाउटफुल केस अभी भी बना हुआ था। फिर इसके अलावा उसके 2 भांजे थे, बदायूं का सूबेदार उमर खां और अवध का सूबेदार मंगू खां। उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। यद्यपि इस विद्रोह को कुचल दिया गया था और परिवारजनों और उसके जो अनुयायी थे उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था। तो इस तरह से चारों तरफ कोई ना कोई समस्या अलाउद्दीन के समक्ष उत्पन्न हो रही थी। तो अलाउद्दीन ने फिर छल कपट की नीति का सहारा लिया, और हमीर देव का प्रधानमंत्री था रणमल। इसको आप याद रखिएगा। विश्वासघाती के रूप में ज़्यादातर लोग एक ही नाम याद रखते हैं, कौन सा? रावण का भाई, क्या नाम था? विभीषण। वो कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए। तो ये जो स्थिति है वो हम लोग राजस्थान में जितने भी अटैक हुए, जो भी बाहरी आक्रमण हुए, तो हमें ये विभीषण वाले रोल देखने को मिल जाते हैं। तो हमीर देव का प्रधानमंत्री था रणमल। अलाउद्दीन ने अपनी कूटनीति से उस रणमल को अपनी ओर मिला लिया, क्योंकि दुर्ग काफ़ी विशाल था, काफ़ी गुप्त मार्ग उसमें बने हुए थे। इस रणमल की सहायता से बड़ी आसानी से जो तुर्क सैनिक थे उस गुप्त मार्ग से उन्हें दुर्ग में प्रवेश करा दिया गया। साथ ही साथ जो जल के भंडार थे उसमें गौरक्त मिला दिया गया। जो खाद्य सामग्री थी उसमें हड्डियों का चूरा मिला दिया गया, क्योंकि जहां बाहर की सेना को रसद आदि की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो दुर्ग के अंदर भी लंबे समय तक राजा अपनी प्रजा और प्रजा के साथ उसके मवेशियों को व्यवस्था करके नहीं दे सकता। तो ऐसी स्थिति में दुर्ग के अंदर भी जलाभाव होने लगा था, और साथ ही साथ दुर्ग के बाहर भी स्थिति थी। तो जब रणमल के द्वारा इस तरह का विश्वासघात किया गया, तुर्क सैनिकों का प्रवेश हो गया और हड्डियों का चूरा गौरक्त मिला दिया गया, तो अंत में जो राजपूत सैनिक थे उन्होंने केसरिया धारण किया, और केसरिया धारण करके वो तुर्क सेना पर टूट पड़े। और जो राजपूत वीरांगनाएं थीं, क्योंकि राजस्थान की परंपरा में एक प्रथा आती, वो है जौहर प्रथा। स्त्रियों के सम्मान को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, और स्वयं स्त्रियां भी इस ओर काफ़ी सजग रहती थी। तो जब विजय की कोई उम्मीद ना रही, ऐसी स्थिति में जितने राजपूत सैनिक थे वो तुर्क सेना पर टूट पड़े,
और दुर्ग के अंदर राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया और जो राजा हमीर देव चौहान थे वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। और ऐसा माना जाता, कभी आपने देखा हो मंदिर, आज भी शिव मंदिर जो रणथंभौर किले में बना हुआ है, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अपना शीश काटकर हमीर देव ने भगवान शिव को अर्पित किया था। हमीर देव के यदि हम चरित्र की बात करें तो हमीर देव को काफ़ी जिद्दी स्वभाव का माना जाता था। हमीर हट, राजस्थान में आपने पूरा पढ़ा हुआ है, राजस्थान हिस्ट्री में इसको। हमीर हट जो था वो उस हट की वजह से ही शायद ये रणथंभौर का दुर्ग जो था वो तुर्कों के अधीन हो गया था। इसका कारण ये भी माना जाता है, इतिहासकारों का ये मानना है कि यदि हमीर देव ने 9 मुसलमानों को जो सुल्तान अलाउद्दीन के विरोधी थे, यदि उनको उसके सुपुर्द कर दिया होता तो शायद अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण नहीं करता। लेकिन ये बातें शायद सच नहीं, क्योंकि अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी सुल्तान था और अंततः वो आक्रमण करता ही, क्योंकि उसे अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना था। तो ये था आपका गुजरात अभियान और रणथंभौर अभियान। इसके बाद चित्तौड़ का अभियान, रानी पद्मावती के बारे में आपने सुना ही होगा, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, और उस पद्मावत ग्रंथ के आधार पर ये माना जाता है कि रानी पद्मिनी जो थी वो बहुत अधिक खूबसूरत थी और उसकी प्राप्ति के लिए यदि हम पद्मावत पर विश्वास करें तो उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। जबकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के सामरिक महत्व वाले उस दुर्ग को भी प्राप्त करना चाहता था, चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कारण में आप वही लिखेंगे, सामरिक दृष्टि से महत्व वाला दुर्ग था इसलिए प्राप्त करना चाहता था, राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। और इस समय जो शासक था राणा रत्न सिंह थे, चित्तौड़ के शासक। और मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत पर यदि हम विश्वास करें तो उसमें कहानी है, हीरामन तोता था। ऐसा माना जाता है कि तोते बोलते हैं और उस समय तोते ज़्यादा बोला करते थे। तो हीरामन तोता ने राणा रत्न सिंह के सामने पद्मिनी के सौंदर्य का बखान किया और राणा रत्न सिंह जो थे फिर एक तपस्वी का भेष धारण करके उस सिंगल द्वीप पहुँचे और अंततः उन्होंने रानी पद्मिनी जो थी उनके पिता को और रानी पद्मिनी को विवाह के लिए तैयार कर लिया और फिर वो रानी पद्मिनी से विवाह करके उसे अपने साथ चित्तौड़ ले आए। उनके एक कुलगुरु थे जो चित्तौड़ राज दरबार के गुरु कह सकते हैं, राघव। तो शायद किसी बात पर रानी पद्मिनी और उस गुरु में, कुलगुरु में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए और उसी वजह से जो कुलगुरु थे, क्योंकि उनके सौंदर्य से, रानी पद्मिनी के सौंदर्य से वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। और संभवतः यदि हम इस पद्मावत की कहानी को सही मान लें तो रानी पद्मिनी ने जब उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप उनका स्पर्श करने के लिए प्रयास किया तो रानी पद्मिनी ने उनको छिटक दिया था और इसी अपमान का बदला लेने के लिए वो राघव जो था उसने अलाउद्दीन खिलजी की शरण ली और वहाँ उसे रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताया। और ऐसा माना जाता है कि जो अलाउद्दीन था वो इतना अधिक उतावला हो गया था रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए कि उसने चित्तौड़ आक्रमण की योजना बनाई। लेकिन इससे पूर्व उसने रत्न सिंह को एक संदेश भिजवाया कि यदि वह पद्मिनी को
हरम में भेज दे, शाही हरम में भेज दे, तो वह चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन एक स्वाभिमानी राजपूत शासक के लिए ये बात सुनना संभव नहीं था। अतः अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और राणा रत्न सिंह और बहुत सारे राजपूत सैनिकों को बंदी बनाकर वो ले गया। इससे पहले उसने एक प्रस्ताव रखा था कि यदि उसकी छवि को, रानी पद्मिनी की छवि को पानी में दिखा दिया जाए तो अलाउद्दीन उसे देख करके वापस लौट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उसने छल से राणा रत्न सिंह को बंदी बना लिया। तो पद्मावत में इस तरह का इंसिडेंट आता है कि जब बंदी बना करके रत्न सिंह को अलाउद्दीन अपने शिविर में ले गया तो रानी पद्मिनी ने उस वीरांगना की भांति अपना परिचय दिया, जो निश्चित रूप से राजस्थान के गौरव को बढ़ाते हैं। उसने 1600 पालकियों को लेकर के प्रस्थान किया शाही शिविर की ओर, और उन पालकियों में उसने हथियारों से लैस राजपूत सैनिक छुपा रखे थे। और फिर उन पालकियों में बैठे उन राजपूत सैनिकों ने तुर्क सैनिकों पर हमला किया और राणा रत्न सिंह को छुड़ा करके वो वापस ले आए। तो इस तरह से रानी पद्मिनी जो थी उसने अपनी वीरता का परिचय दिया और यहाँ से फिर चित्तौड़ आए, और चित्तौड़ पहुँचने के बाद कुंभलगढ़ के सरदार थे देवपाल से युद्ध में राणा रत्न सिंह मारे गए। ये इस तरह का विवरण जो है वो पद्मावत में दिया हुआ है। आधुनिक इतिहासकार जो हैं राजस्थान के, वो इसके पूर्णतः प्रमाणित नहीं मानते हैं, ऑथेंटिक इसे नहीं माना जाता है, लेकिन नैन्सी जो राजस्थान के प्रसिद्ध ख्यातकार हैं उन्होंने भी इसको काफ़ी सत्य माना है, इस पूरी घटना को। और साथ ही साथ फारसी इतिहासकार हैं इसामी आदि, वो भी इसे पूरा सत्य मानते हैं। ठीक है, तो ये चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में मालवा और दक्षिण अभियान अलाउद्दीन का करेंगे। ओके।